ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा या फिर इस एंटिटी ने जो है वो अब कोलैप्स होना है। अगर ईरान, यानी अब ये बिल्कुल हम डिसाइसिव फेज के अंदर हैं, अगर ईरान अपनी जो बात कर रहा है, जो वो कह रहा है कि ये हमारी रेड लाइन है और वो इजराइल की जो बमबारी है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ईरान अपनी रेड लाइन को इन्फोर्स करवाने में कामयाब हो गया तो आप समझिए कि इस एंटिटी का एक्सपेंशनिस्ट वो कोलैप्स होगा और फिर अल्टीमेटली ये एंटिटी मुकम्मल तौर पर जब कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी जो सारी इमारत खड़ी है वो एक इसी चीज के ऊपर खड़ी है कि डोमिनेंस है, जहां चाहें वो एक मैड बुल की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो वो रीजन पर अपनी विल इन्फोर्स नहीं करवा सकेंगे। उन्होंने इन 70-80 सालों में एक नॉर्मल कंट्री की तरह रहना ना पसंद किया ना सीखा, ठीक है ना, तो वो एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। तो ये यानी एक लड़ाई का सबसे एक फैसला कुन दौर आप देख रहे हैं कि अगर ईरान इस काबिल हो गया कि वो अपनी रेड लाइन को इन्फोर्स करवा पाया, और अभी तो उसने आगाज किया है, यानी अभी उसने करके दिखाया है, लेकिन इसको कितनी देर वो होल्ड कर सकता है? क्या वो लेबनान में कंप्रीहेंसिव सीज फायर जब वो हासिल कर सकता है, ठीक है ना, बेरूत से उसने जब वो पीछे धकेला है एक चीज को इन्फोर्स करना है, बट हाउ लॉन्ग वो इसको होल्ड कर सकता है और एक कंप्रीहेंसिव सीज फायर जब वहां पर अचीव कर सकता है? तो अगर ये वो करने में कामयाब हो गया, सो यू वुड सी कि ये कोलैप्स होने वाला है। ये जो मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी है नाज़रीन, ये हर लिहाज से एक डिसाइसिव वॉर होने जा रही है, एक लंबी जंग होने वाली है। आज ट्रंप के हवाले से CNN ने लिखा, CNN ने, कि 38 टाइम, ये 8 अप्रैल से लेकर अभी तक 38 मरतबा ट्रंप ये कह चुके हैं कि हम एक मुआहिदे के बहुत करीब हैं। 38 मरतबा, तो कितना एक उसका जब वो तबार किया जाए, और जो मुआहिदा हो रहा है वो मुआहिदा नहीं है, वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसके ऊपर मुज़ाकरात होने हैं, जिसके नतीजे में एक मुआहिदा होना है, और मुआहिदों की अहमियत इस वक्त कितनी है वो आपके सामने है। तो कौन सी डील, कौन सा मुआहिदा, कौन सी गारंटीज, ये सब हवा के अंदर है। ये जंग तवील होगी, डिसाइसिव होगी, हर लिहाज से डिसाइसिव होगी। ये मिडिल ईस्ट का जो पावर स्ट्रक्चर है इसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करेगी, यहां पर बैलेंस ऑफ पावर को मुकम्मल बदल देगी, और इजराइल ये चाहता है कि इस रीजन की लकीरें वो खींचे, इस रीजन के रिसोर्सेज पर उसका कब्जा हो, मैक्सिमम लैंड जितनी वो ले सकता है वो हासिल करे, और जब वो रीजन में ये हेजमोन बन जाएगा तो उसके बाद वो अगला जो उसका पर्पस है वो दुनिया में हुक्मरानी जब वो करना है। तो ये भूल जाएं कि यहां पर कोई डील है, भाई जो हो रहा है वो डील नहीं है, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आज के दौर में तो सिक्योरिटी काउंसिल के करारदाद की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, और उसके बाद एग्रीमेंट, वो उसके लिए पता नहीं कितने लंबे मुज़ाकरात होंगे, और वो जब एग्रीमेंट हो जाएगा, अगर हो जाएगा, उस एग्रीमेंट की क्या वैल्यू है आज के इस दौर में और इजराइल के सामने। सो ये जो भी तय होगा वो मैदान जंग के अंदर होगा। कई हफ्ते, कई महीने और कई साल इस जंग के अंदर जब लग सकते हैं। ये बहुत सारे मरहलों से आगे गुजरने जा रही है, बहुत सारी इसमें चीजें आएंगी। अच्छा, अब इस सफर में जो सबसे डिस्ट्रक्टिव चीज हो सकती है वो तो ज़ाहिर है न्यूक्लियर है, ठीक है ना, कि न्यूक्लियर अटैक अगर यहां पर हो जाता है, न्यूक्लियर से अगर हम नीचे आए तो जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज होने वाली है, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग, जो आगे मरहला वो आने वाला है, कोई मुल्क इस जंग में अपने आप को अलग मत समझे, चाहे वो रीजन के है चाहे वो बाकी दुनिया के है, क्योंकि जो कुछ यहां पर हो रहा है रीजन के मुल्क तो बराह रास्त इससे मुतासर होने जा रहे हैं, और जो बाकी दुनिया वो भी इससे मुतासर होने जा रही है। जो अगला मरहला सबसे खतरनाक आ रहा है, सबसे खतरनाक है, जो बहुत सारी रियासतों को निकल जाएगा, वो क्या है? इजराइल ईरान की एनर्जी साइट्स पर हमला करना चाहता है, पहले दिन से उसका यह इरादा है, और वो करेगा। वो किसी भी वक्त ईरान की एनर्जी साइट्स के ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है ना। उसने अभी अपना इरादा बदला नहीं है, उसका प्लान मौजूद है। वो ईरान की एनर्जी साइट्स पर हमला करना चाहता है, जिसके जवाब में ईरान जब रीजन में जो एनर्जी साइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा। इसका नतीजा यह होगा कि रीजन की जो प्रॉस्पेरिटी है, क्योंकि आप देखें कि बाकी जो रियासतें हैं वो तो सारी इसी रिसोर्सेज की, उनकी जो सारी प्रॉस्पेरिटी है वो तो इसी रिसोर्सेज के ऊपर खड़ी हुई है, जो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उनको फौरी तौर पर रीबिल्ड जब वो नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसा यहां पर क्योस आएगा जिसमें इजराइल चाहता है कि वो अपनी बेहतर गेम जब वो खेल सके, तो ये सबसे डिस्ट्रक्टिव टाइम होगा। और आप देखिए कि रीजन की वो रियासतें जो इजराइल को अपना प्रोटेक्टर समझ रही हैं, उनकी एनर्जी साइट्स भी जाती रहेंगी, और उनको कोई और काम नहीं आता है, वो अभी तक यही कर रहे हैं, वो तेल ही की कमाई से जो अपनी शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं, वो इसी की वजह से गुजार रहे हैं, और उनको क्या काम आता है। तो इनको अंदाजा नहीं है कि ये एक सांप को दूध पिला रहे हैं और जो इनकी खुशहाली को निकल जाएगा, इनको ये अंदाजा नहीं हो रहा है। इनको जो काम करना है वो इन निगोशिएशंस के पलड़े में अपना वजन डालना है, जो ये नहीं डाल रहे हैं। ये कह रहे नहीं हम अमेरिका से असला लेकर जब ईरान से लड़ेंगे, इनको अंदाजा नहीं है कि ये कितनी डिजास्टर अप्रोच लेकर जा रहे हैं। तुर्की, सऊदी अरेबिया और कतर, आप देखिए कि जिनकी संजीदा लीडरशिप है, उर्दगान, MBS, वो क्या कर रहे हैं? वो तो नहीं कह रहे हैं कि हमें ईरान से लड़ना है, वो तो मुज़ाकरात को जितना हो सकता है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे हैं
वो पता नहीं किस काम में लगे हुए, ना उनकी अपनी फौज है, ना वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। तो अब देखें, ये कुछ जैसे न्यूक्लियर अटैक है ना, तो इरिवर्सिबल हो जाता है। जब इस तरह का हमला हो तो जो तबाही है वो इरिवर्सिबल तबाही है, वो वापस तो नहीं आ सकता। अब जो हमला हो गया, अभी जो बमबारी हुई है उसमें आप देखिए जो नुकसान हुआ है वो बन सकता है, लेकिन न्यूक्लियर अटैक जब होगा तो आप देखिए कि वो इरिवर्सिबल तबाही होगी। इसी तरह एनर्जी साइट्स पर जो अटैक होगा वो इरिवर्सिबल जब तबाही होगी, और बहुत सारी रियासतें इसमें जाती रहेंगी। तो ये होने जा रहा है। अब इसको कौन रोकेगा, ये बहरहाल देखना है। ये होने जा रहा है। अमेरिका इस सारी सूरत हाल में अब कहां पर खड़ा है? अमेरिका जो है उसके पास फिलहाल फुल स्केल वॉर का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। उसकी प्रैक्टिकल मिसाल हमने देखी है पिछले 48-72 घंटों में, कि जिसमें इजराइल और ईरान की आपस में क्लैशेस हुए। अमेरिका अचानक से सालिस बन गया, हालांकि हमला तो अमेरिका ने किया था। आप देखिए कि ईरान के तमाम इत्तेहादी इस क्लैश में आए, यमन भी आया, हिजबुल्ला भी आया, ईरान भी आया, लेकिन उधर से सिर्फ इजराइल था, अमेरिका तो नहीं आया। अमेरिका तो अचानक से जब वो सालिस बन गया, तो ये आपको बता रहा है प्रैक्टिकली कि अमेरिका हेजिटेट कर रहा है। वो बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है कि वो 28 फरवरी वाली जंग जब एक बार फिर करे, ये उसकी पोजीशन है, यानी वो एक कमजोर पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है। बट अगेन कोई मिसकैलकुलेशन, कोई एरोगेंस, वो कुछ भी ट्रम्प से करवा सकती है। बट जो सबसे बड़ा मसला इसको आ रहा है वो इलेक्शन का है। इलेक्शन अब सर पर हैं, और